सुबह का वक्त वीरू अपने पुश्तैनी लेकिन छोटे और बंजर खेत में दिन भर काम करके थका हारा अपने घर लौटता है। घर पर सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ और वीरू ही रहता है। वीरू बेटा, जब तू खेत पर गया था तो मैं जमींदार के घर गई थी। मैंने जमींदार जी से तेरे काम के लिए बात कर ली है। वो तुझे अपने खेतों में काम पर रख लेंगे। मैं तुझे रोज यूं अपने इस बंजर खेत में बैल की तरह काम करते नहीं देख सकती बेटा। अब इस उम्र में मुझसे तेरी यह तकलीफ देखी नहीं जाती। दादी, हमारा खेत बंजर सही, मगर ये मिट्टी मेरी माँ जैसी है। क्या बेटा कभी अपनी माँ को छोड़ देता है जब वो बीमार हो? मगर बेटा, भूख मिट्टी से नहीं मिटती। सोचा तुझसे 2 रोटी तो जुड़ी रहे। दादी माँ, मुझे रोटी इज्जत से खानी है, भीख में दी हुई नहीं। देखना दादी, एक दिन हमारी यही जमीन सोना उगलेगी। अगले दिन वीरू फिर उसी अपने बंजर खेत में काम करने के लिए जाता है। खेत पर पहुंचते ही गांव के लोग वीरू को ताना मारते हुए कहते हैं, अरे क्या यार वीरू, तू अब भी उस मुर्दा जमीन में सपने बो रहा है। दुनिया चांद पर पहुंच गई और तू मिट्टी में ही फंसा है। भाई, कुछ लोग अपनी जमीन छोड़कर भाग जाते हैं और कुछ उसे जिंदा करते हैं। मैं दूसरे वाले लोगों में हूँ। अरे वीरू भैया, तुम तो इस बंजर जमीन को लेकर महाभारत लड़ रहे हो। खेत नहीं है, ये रेत है। और तुम्हारे सपने पानी की बूंदों जैसे दिखे और बिखर गए। राजू, ये धरती मुझे ताना नहीं देती, बस हर रोज मुझे परखती है। तू हंस ले, मजाक बना ले, लेकिन जिस दिन ये धरती बोल उठी ना, तू अपनी हंसी भूल जाएगा। अगले दिन वीरू एक कुल्हाड़ी और रस्सी के साथ जंगल में लकड़ी लेने निकला है। बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है, लेकिन वीरू तेज कदमों से पेड़ों के बीच बढ़ता जा रहा है। वीरू मन ही मन अपने आप से कहता है, घर में चूल्हा जलाने को कुछ नहीं बचा। जमीन ने साथ छोड़ा, अब जंगल ही उम्मीद है। मगर इस आसमान को क्या हो गया? ये बादल कुछ ज्यादा ही गुस्से में है आज। अचानक जोरदार बिजली चमकती है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। वीरू एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। हे भगवान, ये कैसी बारिश है? कहीं लकड़ी की वजह से जान ना चली जाए कहीं। तभी पास की झाड़ियों में कुछ हलचल होती है और बारिश के बीच से एक लड़की आती है, भीगी हुई, कांपती हुई, आंखों में डर और बेबसी। वह बहुत सुंदर है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी की परत साफ झलकती है। मेरी मदद कीजिए, भगवान के लिए मदद कीजिए। मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई हूँ। इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं बचा। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो शायद मैं भी नहीं बचूंगी। वीरू लड़की की ओर चौंक कर देखता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसकी आंखों में पहली बार किसी अजनबी के लिए चिंता झलकती है। तुम कौन हो? इस तूफान में अकेली जंगल में क्या कर रही हो? और तुम्हारे साथ कोई नहीं है? मेरा नाम कविता है। मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ चुकी है और पिता ने मुझे जन्म लेते ही छोड़ दिया था। मैं भागकर यहाँ आई थी क्योंकि अब मैं किसी के बोझ की तरह नहीं जीना चाहती। पर अब थक गई हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बस थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी पनाह। मेरे पास देने को ज्यादा कुछ नहीं है, पर हाँ, अगर तू भरोसा कर सके तो मेरी छत तेरा आसरा हो सकती है। चल, बारिश रुकने के बाद तुझे घर ले चलता हूँ। जब तक तू खुद को संभाल ले, मैं तेरा सहारा बनूंगा। कविता चुपचाप उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी मुस्कान दिखती है, जो एक नई उम्मीद जैसी लगती है। शायद भगवान ने मुझे तुझसे मिलाने के लिए ही ये तूफान भेजा। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और वीरू कविता को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वीरू भीगी कविता को धीरे धीरे लेकर घर की ओर बढ़ रहा है। कविता चुपचाप चल रही है। उसकी आंखों में अभी भी घबराहट है। तुम्हें डर नहीं लगा कि एक अनजान लड़की को अपने साथ घर ले जा रहे हो? गांव वाले क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? जब किसी की आंखों में सच्ची बेबसी दिखती है तो डर नहीं, इंसानियत जागती है। और जहां तक गांव की सोच की बात है, वो तो मेरी जमीन को भी बंजर कहते थे। मैं लोगों की नहीं,
दिल की सुनता हूँ। दादी चूल्हे के पास बैठी हैं। उन्हें वीरू को देखकर चैन मिलता है, लेकिन जैसे ही वो कविता को देखती हैं, माथे पर शिकन आ जाती है। बेटा, ये लड़की कौन है? और इस वक्त इस हाल में? दादी, ये कविता है। जंगल में अकेली मिली, तूफान में भीग रही थी। कहती है इस दुनिया में अब उसका कोई नहीं बचा। मैंने इसे घर में एक कोना देने की सोची, बाकी फैसला आपका है। बेटी, ये घर बहुत बड़ा नहीं, मगर इज्जत का है। अगर तू सच में बेसहारा है, तो यहाँ तेरा भी हिस्सा होगा। लेकिन अगर तेरे आने से मेरे वीरू की जिंदगी उलझेगी, तो माफ करना, मैं माँ हूँ, और माँ की नज़र बहुत दूर तक देखती है। दादी माँ, मैं किसी की जिंदगी का बोझ नहीं बनना चाहती। बस कुछ दिन, जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। अगर आपने आश्रय नहीं दिया, तो मैं वहीं लौट जाऊंगी, जहां कोई उम्मीद नहीं। ठीक है, ये घर अब तेरा भी है, लेकिन याद रख, इस घर की रोटी मेहनत से मिलती है। अगर तू सच है, तो यहाँ तुझे कोई डर नहीं। वीरू कविता की ओर देखता है। कविता की आंखों में राहत की एक किरण चमकती है। पहली बार उसके चेहरे पर सुकून की लकीर आती है। रात का दृश्य, सब सो चुके हैं। कविता घर के बाहर अकेली बैठी है। उसके हाथ में एक फटा हुआ कागज है, शायद कोई पुराना खत या तस्वीर। उन्हें नहीं पता मैं क्यों आई हूं, लेकिन जल्द ही उन्हें सब जानना पड़ेगा। अगले दिन वीरू तालाब के पास खड़ा है। पास में कविता खड़ी है। दोनों खामोश हैं। वीरू की आंखों में बेचैनी है, मानो कोई फैसला दिल से निकलने को तैयार बैठा है। कविता, कुछ दिनों से तू मेरे घर में है। मेरी माँ जैसी दादी तुझे अपना मानने लगी है, और मैं अब खुद को तुझसे अलग नहीं देख पाता। जो सुकून तेरे साथ है, वो मेरे खेत, मेरी मिट्टी, किसी में नहीं। क्या तू मेरी पत्नी बनेगी? कविता वीरू की बात सुनकर सन्न रह जाती है। कुछ देर तक कोई उत्तर नहीं देती। मैं जानता हूँ तू टूटी हुई है, और तेरा अतीत शायद कांटों से भरा हो, पर मैं तुझ में वो फूल देखता हूँ जो इन कांटों में भी महकता है। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई शर्त रखे। ठीक है वीरू, अगर तू सच में मुझे अपनाना चाहता है, तो मैं हाँ कहती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? शर्त ये है कि मैं इस घर में रहूंगी, तेरे साथ जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन जो भी मैं करूं, जैसे भी रहूं, जहां भी जाऊं, तू मुझसे कभी सवाल नहीं करेगा। ना कभी मुझे रोकेगा, ना टोकेगा। अगर तूने एक भी बार मुझे टोकने या रोकने की कोशिश की, तो मैं उसी पल यह घर, ये रिश्ता और ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी, और फिर कभी वापस नहीं लौटूंगी। कभी नहीं। लेकिन ये कैसी शर्त है कविता? मैं तुझसे सवाल भी ना करूं? जिंदगी एक साथ जीनी है, कुछ बातों को समझना जरूरी होता है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तो सवाल की जरूरत ही नहीं होगी। और अगर सवाल ही करने हैं, तो शायद मैं तेरे लिए नहीं बनी। वीरू की आंखों में उलझन है, लेकिन कविता की आंखों में आंसू और दृढ़ता दोनों। कुछ पल की चुप्पी के बाद वीरू लंबी सांस लेता है और कहता है, ठीक है कविता, तेरी शर्त मंजूर है। मैं तुझसे कोई सवाल नहीं करूंगा, बस तू मुझे छोड़कर मत जाना। वीरू की शर्त की हाँ सुनकर कविता का चेहरा कुछ नरम पड़ जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कोई गहरा रहस्य चमक रहा होता है। जैसे वो खुद भी जानती है कि आने वाले समय में यह शर्त क्या तूफान ला सकता है।